द क्रिमिनल विच वाज चेस्ड ग्रम्बल्ड, पढ़ो। अब ज्यादा क्या बात करना, क्रिमिनल इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो का मतलब देने के लिए मनुष्य के लिए विच नहीं हु का यूज करते हैं, तो होना चाहिए दिस इज द क्रिमिनल हु वाज चेंज्ड, तो मनुष्य के लिए जो का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे करना है तो विच नहीं हु करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, everybody who was working in that office gave a day's pay as their contribution। अब याद रखो ये सेंटेंस किस चीज से शुरू हुआ है, एवरीबॉडी से। इस देयर का यूज किसके लिए किया गया है, इस एवरीबॉडी के लिए। और हम लोग जानते हैं एवरीबॉडी के बाद इच और एवरी के बाद सब कुछ सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और ये पॉजेसिव केस जो यहाँ पर देयर लगा हुआ है ये गलत, क्योंकि इच और एवरी के साथ सब कुछ सिंगुलर लगता है, तो देयर नहीं हिज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस के स्टूडेंट के तौर पर यू आर फार बेटर देन हिम। अब स्टूडेंट के साइंस के स्टूडेंट के तौर पर यू आर फार, तुम उससे ज्यादा बेहतर हो। वंस अगेन कंपैरिजन इज डन बिटवीन टू सिमिलर वर्ड्स। यू क्या है यहां पर, सब्जेक्टिव केस, और इसकी तुलना किससे हो रही है, कंपैरिजन किसके साथ हो रही है, हिम के साथ। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। आप हमेशा याद रखिए एडजेक्टिव की तुलना एडजेक्टिव से, एडवर्ब की तुलना एडवर्ब से, है ना, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से। तो यहां पर यू एक सब्जेक्टिव केस है, क्यों, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले तो सब्जेक्टिव केस ही लगता है, वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले तो सब्जेक्टिव केस ही लगता है, यानी यू सब्जेक्टिव केस है, तो इसकी तुलना हिम से नहीं ही से, यानी सब्जेक्टिव केस से होना चाहिए, यानी होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही, नॉट हिम, ये नहीं, यही पार्ट, इसी पार्ट में एरर है। 21, क्वेश्चन नंबर 21, he introduced to the chairman as the general secretary of that party। introduce का मतलब परिचय कराना, वह परिचय कराया चेयरमैन से as the general secretary of that party। वह परिचय कराया चेयरमैन से जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। अब ये जो वर्ब है इंट्रोड्यूस, परिचय कराना, ये परिचय कौन कराया, ही कराया, और किसका परिचय कराया, अपने आप का परिचय कराया। तो हम लोग एक पढ़े थे कि व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, वर्ब का अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, हम लोग पढ़े थे, अगर किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही नाउन हो, द सेम नाउन या द सेम प्रोनाउन हो, तो वर्ब के बाद हमेशा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन नहीं, ही इंट्रोड्यूस के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हिमसेल्फ, तो होना चाहिए ही इंट्रोड्यूस्ड, ही तो होना चाहिए ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। ऐसा क्यों, क्योंकि इंट्रोड्यूस का सब्जेक्ट भी ही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस बाय हिमसेल्फ होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। अब यहां पर while we were studying the chapter pronoun, जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक बात किए थे, क्या किए थे, ये किए थे। देखो हम लोग कुछ ऐसा पढ़े थे रूल प्रोनाउन में कि अगर क्वेश्चन में जैसे 22 में है यहां पर whom लिखा हुआ है, तो हम लोगों को शक करना चाहिए कि who होगा या whom होगा। अब who और whom का डिटेक्शन को कैसे एरर करने के लिए कैसे करें, इसके लिए दो चीजों को याद रखना है। पॉइंट 1, पॉइंट 2। पॉइंट 1 क्या, कि अगर नंबर ऑफ वर्ब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स,
अगर सेंटेंस में वर्ब की संख्या सब्जेक्ट की संख्या से बराबर बराबर हो, यानी वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर बराबर हो, तो अनडाउटेडली हम लोगों को होम लिखना चाहिए। और पॉइंट 2 में याद रखो, जैसा आप लोग पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब बच गया तो हम लोग क्या लगाते हैं, हु। दिस इज व्हाट वी स्टडीड अर्लियर इन द चैप्टर प्रोनाउन। तो इन दोनों को ध्यान में रखो। तो अब हु है तो हमको चेक करना चाहिए कि हु या हुम लगेगा। चलो, तो अगर वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या इक्वल हो, बराबर हो, तो हुम लगना चाहिए। तो हुम लगा हुआ है, वो एरर होगा। अगर एक्स्ट्रा वर्ब बचा हुआ है तब हु लगना चाहिए। देखिए क्या होता है। द प्लेयर्स, और वर्ब करने का मतलब, अभी वर्ब करने का मतलब क्या, ऐसा वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको अगर एक सब्जेक्ट सप्लाई कर दिया जाए तो वो एक क्लाउज में बन जाए, यानी एक उपवाक्य बन जाए, ऐसा वाक्य बन जाए, उपवाक्य बन जाए जो पूरा मीनिंग देता हो। चलिए तो देखते हैं। अब देखो, हैव सेलेक्टेड ये वर्ब है, इसको मान लो भी वर्ब, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, वी है, हम लोग सेलेक्ट किए हैं, तो इसको इस वर्ब का सब्जेक्ट इसको कर दो। The players whom we have selected for our team, अच्छा, are young and ambitious ये है, इसको V2 कर दो। अरे are young, अगर इसको एक सब्जेक्ट सप्लाई कर देंगे तो क्लाउज बन जाएगा ना। मान लो कि देते हैं you are young and ambitious, एक क्लाउज बन जाएगा। तो are young and ambitious, इसको V2 कर लो। अब इसका सब्जेक्ट कौन है, तो तुम गौर से देखो कौन यंग एम्बिशियस है, तुम गौर से पढ़कर समझो। द प्लेयर्स, यानी इस वर्ब का V2 का सब्जेक्ट कौन है, ये, तो इसका नाम ले दो S2। यानी इस वर्ब का सब्जेक्ट V1 का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है V, और आर यंग एंड एम्बिशियस का सब्जेक्ट कौन हो गया, द प्लेयर्स, जिसको हम लोग नाम S2 दे रहे हैं। क्या कोई एक्स्ट्रा वर्ब बचा हुआ है, नो एक्स्ट्रा वर्ब इज लेफ्ट इन सेंटेंस, सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ब नहीं बचा हुआ है। इट मीन्स होम लगना चाहिए। जब एक्स्ट्रा वर्ब बचता तब तो हु लगता है। जब दोनों वर्ब की संख्या और सब्जेक्ट की संख्या बराबर बराबर है तो होम लगना चाहिए। तो दोनों की संख्या बराबर बराबर है, इसका वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये, इस V2 का सब्जेक्ट S2, दोनों बराबर बराबर है, तो होम लगा हुआ है, तो कर लो नो एरर, ये जवाब होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू। प्रोनाउन चैप्टर याद करो, नन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं दैट लगता है, यही एरर है। हु को हटाइए और हु के जगह पर दैट लगाइए। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू, आगे प्रोनाउन चैप्टर में देखना। द ओनली बैग विच, इस पर भी ज्यादा बात नहीं करना है। जब द ओनली रहता है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है, होना चाहिए। द ओनली बैग दैट आई हैड केप्ट, दैट आई हैड केप्ट, यानी विच को हटाइए और ये लगाइए, यानी फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 27, प्रोफेसर शर्मा इज द फादर ऑफ माय क्लासमेट मोहन हु इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश। क्या करना चाह रहा है, सोचिए, पढ़ो और इसका मीनिंग समझिए। ये कहना चाह रहा है प्रोफेसर शर्मा मेरे क्लासमेट मोहन के फादर हैं, जो कि इंग्लिश में वेल वर्स्ड है। वेल वर्स्ड का मतलब काफी विद्वान है, काफी जानकार है। अब हम इस पर गौर करो, हु यहां किसी का मीनिंग दे रहा है, जो का, और हम लोग पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउन हु इज यूज्ड, रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं उस शब्द के ठीक बाद जिसके लिए वास्तव में इसका प्रयोग हो रहा है। हु विच दैट, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। तो हु विच दैट का यूज कहाँ होता है, हु विच दैट जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आता है तो मीनिंग देता है जो का, और हु विच दैट को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु का यूज ह्यूमन बीइंग्स के लिए होता है, कि सारे बात जानते हैं। अब इन एडिशन टू व्हाट वी स्टडीड अर्लियर, अभी हम लोग बात किए कि हु विच दैट, यानी कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो
उस शब्द के ठीक बाद में लिखते हैं जिसके लिए वास्तव में उसका प्रयोग किया जाता है। तो सोचो हु यानी जो का प्रयोग किसके लिए किया गया है, पढ़ो। शर्मा मेरे क्लासमेट मोहन के पिता हैं जो वेल वर्स्ड है इंग्लिश में। अब इसको गौर करो, जो इंग्लिश में विद्वान है, तो ये जो कौन विद्वान है, मोहन विद्वान है या उसके पिता भी विद्वान है, यानी फादर के लिए इस हु का यूज हुआ है, यानी कि इस ये जो हु है इस फादर के ठीक बाद में होना चाहिए। ऐसे ऐसे लिखना प्रोफेसर, मतलब इसको हु को इसको ऐसे ऐसा अरेंज करना सेकेंड पार्ट को कि फादर के ठीक बाद हु आ जाए। तो क्या कर ऐसे लिखना, प्रोफेसर शर्मा इज माय क्लासमेट मोहन्स फादर हु, तो फादर के ठीक बाद हु आ गया, और मोहन्स फादर करने से मीनिंग तो सेम रहा। तब एरर किसको करोगे, इसको। क्यों? क्योंकि फादर को, द फादर ऑफ माय क्लासमेट मोहन को इस तरीके से लिखना है ताकि फादर के ठीक बाद हु का यूज हो, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट को उस शब्द के ठीक बाद लिखते हैं जिसके लिए वास्तव में उसका प्रयोग होता है। इट मीन्स इन सेकेंड पार्ट में करना। क्वेश्चन नंबर 28, यू से इट इज योर प्रॉब्लम बट आई से इट इज माई ऑल्सो। अब यहां पर नो एरर, इसको ऐसे कर दो। अब ये क्या करना चाह रहा है कि तुम कहते हो ये तुम्हारा समस्या है, लेकिन मैं कहता हूं ये मेरी समस्या भी है, यानी कायदे से इसको क्या होना चाहिए, माई प्रॉब्लम, यानी तरीके से इसको क्या होना चाहिए, माई ऑल्सो नहीं, माई प्रॉब्लम ऑल्सो होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब हम लोग पढ़े थे कि पॉसेसिव वर्ब प्लस सेम नाउन को अवॉइड करते हैं एक ही सेंटेंस में, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, माइंड। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो देख लेना मेरे चैनल पर, यूजेस ऑफ माइंड, योर्स, आवर्स, देयर्स, ये देख लेना, समझ में आएगा। तो यहां पर होना चाहिए माई प्रॉब्लम। अब माई प्रॉब्लम तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक बार सेंटेंस में प्रॉब्लम का यूज हो चुका है। तो हम लोग पढ़े थे द सेम नाउन इज नॉट रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस, तो माई प्रॉब्लम हम लिख नहीं सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइंड। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कर रहा है, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर हायर एंड मोर मैग्निफिसेंट देन दिल्ली। क्या कहना चाह रहा है कि मुंबई का बिल्डिंग्स ज्यादा ऊंचा है और ज्यादा मैग्निफिसेंट, भव्य है दिल्ली की तुलना में या दिल्ली के बिल्डिंग्स की तुलना में। सोचो इस सेंटेंस में मुंबई के बिल्डिंग्स की तुलना दिल्ली से की गई है या फिर मुंबई के बिल्डिंग्स की तुलना दिल्ली के बिल्डिंग से की गई है। सोचो तो देखोगे होना चाहिए था द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर हायर एंड मोर मैग्निफिसेंट देन, यहां पर है देन तो तरीके से देन दिल्ली की जगह पर होना चाहिए देन द बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली, यानी बिल्डिंग, मुंबई की बिल्डिंग ज्यादा ऊंचा और भव्य है दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बिल्डिंग से, बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली। अब ऐसा हम लोग कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रोनाउन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे द सेम नाउन इज नॉट रिपीटेड इन द सेम सेंटेंस। टू अवॉइड दैट वी यूज दैट ऑफ फॉर अ सिंगुलर नाउन एंड दोज ऑफ फॉर अ प्लूरल नाउन। एक ही नाउन को एक ही सेंटेंस में हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। उस रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग सिंगुलर नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उसके जगह पर दैट ऑफ का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल नाउन रिपीट हो रहा है सेम सेंटेंस में तो दोज ऑफ करते हैं, दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं।
प्लूरल नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ बिल्डिंग्स का प्लूरल नाउन है और यही प्लूरल नाउन यहाँ रिपीट होना चाह रहा है, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसी रिपीट होने के जगह क्या करोगे, दोज ऑफ, दो, इसी को जब इस प्लूरल नाउन द बिल्डिंग्स को, इस प्लूरल नाउन द बिल्डिंग्स को रिपीट होने से बचाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, दोज ऑफ और डेली डेली डेली, तो दोज ऑफ डेली। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई आर हायर एंड मोर मैग्निफिसेंट देन दोज ऑफ दिल्ली। इसी पार्ट में एरर है, देन दिल्ली नहीं, दोज ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 30, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीओन टू ओपन द गेट एंड लेट द बॉयज एंड ही एंटर। अब देखो, लेट तो एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रोनाउन आता है तो लेट के बाद द बॉयज आ रहे, ये तो सब नाउन है, ये तो नाउन है तो कोई बात नहीं। लेकिन लेट के बाद ये प्रोनाउन आएगा और वर्ब के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ही नहीं, हिम, यानी इसी पार्ट में एरर है, ही की जगह हिम लगाइए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पढ़ो, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, नो एरर। अब सोचो ये क्या करना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, तुम्हारी समस्या वही समस्या है जो मेरी समस्या है, यही कहना चाह रहा है। तो इस इन लेमन वर्ड्स इस 31 क्वेश्चन को तुम ऐसे समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, ऐसा कुछ ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कि योर प्रॉब्लम्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माई प्रॉब्लम्स, यानी तुम्हारी समस्या वही समस्या है जो मेरी समस्या है। तो इस सेंटेंस में एक बात ऑब्जर्व कीजिए, हम लोग पढ़े थे प्रोनाउन में कि सेम नाउन एक ही सेंटेंस में रिपीट नहीं करते हैं। तो प्रोनाउन में हम लोग यही पढ़े थे कि अ पॉजिटिव वर्ड, एक पॉजिटिव वर्ड का मतलब योर, आवर, माई, देयर, तो एक पॉजिटिव वर्ड और द सेम नाउन सेंटेंस में आ जाता है। तो इसको ना लिखकर हम लोग क्या लिखते हैं, माइंड, योर्स, आवर, देयर, हर्स। तो दस योर प्रॉब्लम्स, इस क्वेश्चन 31 को ध्यान रखो, इसी को करें, योर आर द सेम प्रॉब्लम्स, द सेम प्रॉब्लम्स को तो ऐसे ही रहने दो, यानी इसको ऐसे ही रहने दो। अब इस नाउन को रिपीट होने से, प्रॉब्लम को रिपीट होने से बचाने के लिए क्या करेंगे, योर प्लस पॉजिटिव वर्ड प्लस सेम नाउन को, यानी इसके जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, योर्स और मत, क्योंकि ये प्रोनाउन तो एक बार, ये नाउन तो प्रॉब्लम से एक बार लिखा जा ही चुका है, द सेम के साथ तो द प्रॉब्लम से लिखा जा ही चुका है एक बार सेंटेंस में। तो पॉजिटिव वर्ड प्लस द सेम नाउन, योर प्लस द सेम नाउन को हटाने के लिए हम योर्स कर दिए। इसी तरीके से माई प्रॉब्लम्स को भी हटाना होगा और इसे हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, माइन का यूज कर देंगे। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। अब द सेम प्रॉब्लम को तो हटाया नहीं जा सकता है, तब क्या करेंगे, जवाब इसका क्या हो जाएगा, योर नहीं, यहां पर देखो, योर्स आर द सेम, योर आर नहीं, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। तो माइन तो लिखा हुआ है जो हम लोग यहां पर देखे, तो करना क्या है, यहां पर योर आर नहीं, योर्स आर करें। और ये आर क्यों लग रहा है, योर्स के कारण नहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स प्लूरल है इसके लिए। सो इसी पार्ट में रहता, फर्स्ट पार्ट में योर्स आर। अब क्वेश्चन नंबर 32 में ये क्वेश्चन गलत है, सोचो इसको इतना ही तुम समझो। इन हिज फैमिली रवि इज मोर गर्वलेस देन आइदर ऑफ हिज फोर सन्स। ये क्वेश्चन
32 क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है, इसको हटाओ। और इतना देखो, आइदर ऑफ का प्रयोग होता है 2 के लिए, और 2 से अधिक आप फोर बदल से उसके लिए एनी ऑफ करेंगे, इसी पार्ट में करेंगे। आइदर को एनी बनाइए।